तो ये रही 100 बड़ी खबरें और चलिए अब रुक करते हैं, कुछ विस्तार से आपको खबरें बताते हैं। देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी जो रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना के मामलों में फिर तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को पिछले 24 घंटों में 2,82,970 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 441 लोगों की जान चली गई। इसी बीच कोरोना को लेकर एसबीआई ने अपनी एक रिसर्च में बड़ा दावा किया है। एसबीआई के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के अंत की शुरुआत इसी हफ्ते ही हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन देने के अभियान की वजह से कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा लंबी नहीं चली। वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी बहुत तेजी से नहीं बढ़े। गौरतलब है कि देश में 29 दिसंबर 2021 से कोरोना के मामलों में तेजी आने लगी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए तमाम प्रयास केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं। देश में अब तक पूरी तरह से 64% वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं कम से कम पहली डोज 89% जनता को लग चुकी है। पिछले एक हफ्ते में देश में औसतन हर दिन 70 लाख वैक्सीन लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में नए मामलों में ग्रामीण जिलों से 32.6% केस आ रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली और दूसरी तरफ मुंबई में जो कोरोना के केसेस हैं, एक्टिव केसेस, उनकी संख्या में कमी आई है। तो क्या ये माना जाए कि जो पीक आना था वो चला गया? इस पूरे मामले को लेकर के एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और मुंबई कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। मुंबई में मंगलवार के मुकाबले बुधवार को कोरोना केस में कमी आई है, तो वहीं दिल्ली में संक्रमण में मंगलवार के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 13,785 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण दर 23.86% दर्ज की गई है। दिल्ली में इस समय 75,282 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में 13 जनवरी को 28,867 नए मामले सामने आए थे, जो महामारी शुरू होने के बाद से अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण की दर था। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 6,032 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में मंगलवार को 6,149 मामले की पुष्टि हुई थी। मुंबई में कोरोना की मौजूदा तीसरी लहर में सबसे अधिक केस 7 जनवरी को 20,971 आए थे। वहीं दूसरी लहर में पिछले साल 3 अप्रैल को सबसे अधिक 11,573 मामलों की पुष्टि हुई थी। और ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन का जो कहर है वो अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार कई तरीके की पाबंदियों से लोगों को आजाद कर रही है। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से आई कोरोना की लहर अब थमती दिख रही है। यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 94,000 नए केस सामने आए हैं, जो कि 29 दिसंबर को मिले कोरोना के 2,46,000 मामलों से 2.5 गुना कम है। इतना ही नहीं, कोरोना के रोजाना के केस लगातार घट रहे हैं। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने अब ओमाइक्रॉन के लहर के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इससे जुड़ा ऐलान किए हैं। ब्रिटेन में 60 साल से ऊपर के 90% से ज्यादा लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज लग चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन की लहर का पीक अब जा चुका है, इसलिए उनकी सरकार डेटा के तहत अब प्रतिबंधों को हटाने जा रही है। 27 जनवरी से नागरिकों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, यानी अब किसी काम से घर से बाहर निकलने वालों को कोविड पास की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा लोगों के लिए अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के नियम भी खत्म हो जाएंगे। हालांकि सरकार अभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क की अनिवार्यता जारी रख सकती है। और एक और अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का आगाज करने वाले हैं और वक्त है सुबह 10:30 बजे का, जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय मिलकर कर रहा है। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी इस आयोजन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई समेत देश की कई जानी मानी हस्तियां अपने विचार महोत्सव में साझा करेंगी।
संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले 7 अभियानों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान के आबू रोड के डायमंड हॉल में तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ रही और इसी सिलसिले में आज एक बार फिर से केजरीवाल आज से 2 दिवसीय चंडीगढ़ दौरे पर हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। आज से केजरीवाल 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे और आप के नेताओं से चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। आपने पंजाब में सीएम पद के प्रत्याशी का नाम का भी ऐलान कर दिया है। भगवंत मान पंजाब में आपके सीएम का चेहरा है। पंजाब में आप और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आम आदमी नहीं बल्कि बेईमान आदमी हैं। केजरीवाल ने चन्नी के रिश्तेदारों के परिसरों पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता को घेरने की कोशिश की है। केजरीवाल ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब ईडी ने बालू माफिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत चन्नी के रिश्तेदार से जुड़े परिसरों पर छापा मारा है। वहीं चन्नी छापेमारी की कार्रवाई को मोदी सरकार पर बदले की भावना से की गई कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पंजाब में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बात पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। आजमगढ़, कन्नौज और संभल की किसी सीट से अखिलेश चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन कहां से आजमाएंगे इस पर कयासों का दौर जारी है। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाना चाहते हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहाँ के लोगों ने मुझे जिताया है। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की कहानी में एक ट्विस्ट और है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वे संभल के गुन्नौर से भी किस्मत आजमा सकते हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह भी कहा था कि मैं बाबा से पहले चुनाव लड़ सकता हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 3 मार्च को मतदान होना है, जबकि गुन्नौर में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अखिलेश यादव के खुद के बयान के हिसाब से तो गुन्नौर से चुनाव लड़ने की बात सच लगती है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट आज उम्मीदवारों की जारी होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जी जान से जुटी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आज उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 70 विधानसभा सीटों में से करीब 40 नाम पार्टी ने फाइनल कर लिए हैं। कई दिनों तक स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठकों के बाद पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। आज शाम दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहले कांग्रेस दिसंबर के अंत तक पहली लिस्ट जारी करने का दावा कर रही थी। इसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में अब 13 जनवरी से कांग्रेस के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी के साथ अब तक विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन अंतिम नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस में 40 सीटों पर पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कैंप के बीच सहमति बन गई है। और मध्य प्रदेश के रतलाम में क्यों हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हैं और अपने घर बेचने के लिए भी तैयार हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश का सुराना गांव और इस गांव में बने घरों के दरवाजों पर लाख रंग से लिखा हुआ ये संदेश, ये तस्वीर अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि किस तरह इस गांव में रहने वाले हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में इस बात की गवाह है कि कैसे जिस सुराना गांव में रहने वाले हिंदू एक वक्त पर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब उनके अंदर असुरक्षा का भाव आ गया है। असुरक्षा का भाव भी ऐसा कि वो अपने घरों को छोड़कर और बेचकर अपने ही गांव से पलायन करने को मजबूर है। शांति बहाली वहाँ पे नहीं अगर नहीं होती है
तो हम 3 दिन में मतलब गांव खाली करने के लिए विवश हैं। गांव में तनाव की खबरें जब सरकार के मंत्रियों तक पहुंची तो उन्होंने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि सुराना को कैराना नहीं बनने देंगे। कोई भय का वातावरण कहीं नहीं फैला सकता, ये हमारी चिंता का विषय, हमारी गारंटी का विषय है। और अगली रिपोर्ट राजस्थान से, जहां पर गहलोत सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्ज माफी की जो बात है वो कागजों पर करती है, क्योंकि मात्र 7 लाख के लोन पर किसानों की जो जमीन है सरकार ने उसे नीलाम कर दिया। दौसा के इस किसान परिवार की जमीन नीलाम हो गई। दर दर की ठोकरें खाने के अलावा इनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। ये कहते हैं कि इनके पास विकल्प है तो सिर्फ आत्महत्या का। हमारी ज़मीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था, हमें चुकाने में असमर्थ है, हम कहाँ पर जाएंगे, हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। परिवार मजबूर है, उसके सामने चुनौती है कि बिना जमीन वो परिवार का पालन पोषण कैसे करे। हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन है, हमारे से अभी की टाइम पे प्रेजेंट में नहीं लग रहा है। हम मौका भी मांगा था, ये मौका नहीं दिया हमारे को और अभी लग नहीं पा रहा है साहब। किसानों की कर्ज माफी का वादा चुनाव के दौरान हर पार्टी करती है। हर भाषण में किसान के विकास का जिक्र होता है, लेकिन हकीकत वाकई दर्दनाक है। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद जल्द ही सुलझने के आसार उस पे नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बातचीत के टेबल पर ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरा विवाद सुलझ जाएगा? असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद जल्दी ही सुलझने के आसार है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा इस सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दोनों राज्यों के सीएम सीमा विवाद को सुलझाने का प्रस्ताव रखेंगे। संगमा के मुताबिक दोनों राज्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राजी हो गए हैं। इसके लिए गांव, नदियों और वनों समेत प्राकृतिक सीमाओं की पहचान कर ली गई है। विवाद वाले स्थानों पर 36 गांव हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 36.79 वर्ग किलोमीटर है। संगमा ने कहा है कि सीमा विवाद पिछले 50 वर्षों से जारी है और इसका हल निकालना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन दोनों राज्यों की कोशिशों के चलते हम एक समाधान के करीब पहुंचे हैं। मेघालय की तरह ही असम ने भी विवादित सीमा के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था और इससे पहले असम के सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर राज्य के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर सीमा विवाद मुद्दे को सुलझाने पर सहमति ली थी। और भारत ने अमेरिका जाने वाले कई उड़ानों को रद्द कर दिया है। ये फैसला एयर इंडिया ने इसीलिए लिया क्योंकि एयरपोर्ट पर 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है, जिस पर यह फैसला लिया गया। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। एयर इंडिया ने यह फैसला अमेरिका के एयरपोर्ट पर 5G इंटरनेट सेवा को लेकर ली है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के एयरपोर्ट पर बुधवार से 5G सेवाएं शुरू की गई है। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी लागू होने की वजह से विमान के इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम को लैंडिंग मोड में जाने से रुकावट पैदा होती है। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि स्थानीय सरकार पूरे देश में 5G लगाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट को 5G की रेंज से दूर रखा जाए ताकि विमानों को लैंडिंग में कोई परेशानी न हो। इसके बारे में एविएशन रेगुलेटर ने FAA को पत्र लिखकर चिंता भी जताई है। यूएस आधारित एयरलाइंस ग्रुप ने भी एक लेटर लिखकर कहा है कि 5G की वजह से भयंकर विमानन संकट आ सकता है। इस ग्रुप में यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस शामिल है। 5G के सी बैंड से प्रभावित होने वाले 88 एयरपोर्ट में से 48 के पास ही नई तकनीक है। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। वक्त हो चला है सुपर 30 का और सबसे पहले बात राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों की।
यूपी में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। आज समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली होने वाली है। सुबह 11:30 बजे और शाम 4 बजे एसपी की रैलियां होंगी। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि एक और दिग्गज बीजेपी ज्वाइन करेगा। इस बीच यूपी बीजेपी के 43 संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि इन पर आधिकारिक मोहर लगना अभी बाकी है। तो उधर केंद्रीय मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर संघमित्रा मौर्य ने फेसबुक पर किए गए एक पोस्ट के जरिए सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद ने फेसबुक पर लिखा कि संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार हैं किसके अंदर। हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वहीं एक बहू अपने चचेरे भाई योगी जी के साथ पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत हो रहा है। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी पिछड़े वर्ग की है और बहू अगड़े वर्ग से है। अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। आजमगढ़, कन्नौज और संभल की किसी सीट से अखिलेश चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन कहां से आजमाएंगे इस पर कयासों का दौर जारी है। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की कहानी में एक ट्विस्ट और है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वे संभल के गुन्नौर से भी किस्मत आजमा सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। आज से केजरीवाल 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे और आप के नेताओं से चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। आपने पंजाब में सीएम पद के प्रत्याशी का नाम का भी ऐलान कर दिया है। भगवंत मान पंजाब में आपके सीएम का चेहरा है। पंजाब में आप और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जी जान से जुटी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आज उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 70 विधानसभा सीटों में से करीब 40 नाम पार्टी ने फाइनल कर लिए हैं। कई दिनों तक स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठकों के बाद पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। आज शाम दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में पहली लिस्ट जारी हो सकती है। और अब आपको दिखाते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय मिलकर कर रहा है। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी इस आयोजन में शामिल होंगे। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद जल्दी ही सुलझने के आसार है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा इस सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दोनों राज्यों के सीएम सीमा विवाद को सुलझाने का प्रस्ताव रखेंगे। संगमा के मुताबिक दोनों राज्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राजी हो गए हैं। इसके लिए गाँव, नदियों और वनों समेत प्राकृतिक सीमाओं की पहचान करेगी। विवाद वाले स्थानों पर 36 गांव हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 36.79 वर्ग किलोमीटर है। स्वर कोकिला के चाहने वालों के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए, सिनेमा के संसार के लिए मुंबई के अस्पताल से अच्छी और राहत देने वाली खबर आई है। लता जी की तबीयत में सुधार हो रही है। करोड़ों लोगों की दुआएं असर कर रही है। लता दीदी कोरोना को मात दे रही हैं। वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिकवर हो रही है। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार की पेंशन नीति के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सोमवार को भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में देशव्यापी धरना और विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया गया था। संघ के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि कोरोना काल में भी संगठित क्षेत्र में जीवन भर काम कर चुके करीब 65 लाख पेंशन भोगियों को 1000 रुपए की पेंशन मिलती है, जो काफी कम है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत राशि को 1000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर
5,000 रुपए प्रति महीना किया जाना चाहिए। अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर 5G की शुरुआत होने के चलते एयर इंडिया को कई फ्लाइट्स रद्द करना पड़ी, जिसकी वजह से कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयर इंडिया की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए ये जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की एयरलाइंस ने बाइडेन प्रशासन से भी इसे कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र लिखकर चेतावनी भी दी थी कि इसका असर गंभीर हो सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि बाइडेन प्रशासन ने इस मांग पर विचार किया है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने इस मांग को माना है। और अब आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ अहम खबरें। देश में कोरोना के मामलों में फिर तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को पिछले 24 घंटों में 2,82,970 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 441 लोगों की जान चली गई। इसी बीच कोरोना को लेकर एसबीआई ने अपनी एक रिसर्च में बड़ा दावा किया है। एसबीआई के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के अंत की शुरुआत इसी हफ्ते ही हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन देने के अभियान की वजह से कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा लंबी नहीं चली। गौरतलब है कि देश में 29 दिसंबर 2021 से कोरोना के मामलों में तेजी आने लगी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए तमाम प्रयास केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं। देश में अब तक पूरी तरह से 64% वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं कम से कम पहली डोज 89% जनता को लग चुकी है। पिछले एक हफ्ते में देश में औसतन हर दिन 70 लाख वैक्सीन लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में नए मामलों में ग्रामीण जिलों से 32.6% केस आ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। मुंबई में मंगलवार के मुकाबले बुधवार को कोरोना केस में कमी आई है, तो वहीं दिल्ली में संक्रमण में मंगलवार के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 13,785 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण दर 23.86% दर्ज की गई है। दिल्ली में इस समय 75,282 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। और उत्तर प्रदेश की जिन चंद सीटों पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहती है, उनमें से एक है आजमगढ़। आजमगढ़ में कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं और पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को इसका गढ़ भी माना जाता है। सबसे ज्यादा कब्जा जो है वो इन्हीं दो पार्टियों का रहता है। लेकिन बतौर सांसद अखिलेश यादव, आजमगढ़ के जो सांसद, वो इस वक्त जिले में सुर्खियां बटोर रहे हैं सियासी पारी को लेकर के। वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिएगा और साथ ही आजमगढ़ की जनता इस पर क्या कुछ कहती है वो आपको सुनाते हैं। यूपी के सियासी नक्शे में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे आजमगढ़ की चुनावी लड़ाई अचानक दिलचस्प हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा सीट से खुद मैदान में उतरने का मूड बना रहे हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। इस ऐलान का सियासी महत्व ये है कि लखनऊ पर कब्जे की लड़ाई में पूर्वांचल का महत्व बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से मैदान में हैं, तो सीएम पद के दावेदार अखिलेश खुद भी इसी इलाके से बाजी ठोक रहे हैं। यानी ये तो तय हो गया कि नित बदल रहे राजनीतिक समीकरण में कमल खिलने या साइकिल को रफ्तार देने के लिए धुरंधरों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। और पूर्वांचल में
चुनावी शह और मात का खेल रोचक होगा। यूपी चुनाव की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और उसके केंद्र में पूर्वांचल है। और आज हम पूर्वांचल के उस जिले में मौजूद हैं जिसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना दूसरा घर बताते आ रहे हैं। साल 2017 में पूरे प्रदेश में पताका फहराने वाली भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था वो इसी जिले में आकर रुक गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की। चुनावी समर के बीच आजमगढ़ का जिक्र करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काम बोलता है का नारा देने वाले पूर्व सीएम अखिलेश यादव यहीं से सांसद है। तो सवाल इस बात का है कि इन 5 सालों के दौरान अखिलेश यादव के कामकाज से यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं। क्या समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में लोग यहाँ के विधायक जो हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक और बसपा के विधायक के जो कामकाज है उससे क्या यहाँ की जनता संतुष्ट है या फिर उसने इस बार बदलाव का मूड बना लिया है। अब सवाल उठता है कि इस सियासी दांव के बीच आजमगढ़ के लोगों के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, पब्लिक क्या सोच रही है। इस वक्त हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ड्राइवर्स भी हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी विधायक हैं, उनके कामकाज से संतुष्ट हैं या फिर इस बार आजमगढ़ के दिल में कुछ बदलाव की भी बात सामने आ रही है। क्या लगता है आपको? भाई बदलाव तो आना ही चाहिए क्योंकि एक ही समय तो रहना ठीक है नहीं, तो बदलना जरूरी भी है। क्यों अखिलेश यादव का काम नहीं बोल रहा है क्या आजमगढ़ में? नहीं, काम तो सभी का बोल रहा है ना, किसका काम नहीं बोल रहा है। जो रहते हैं वो अपना काम करबे करते हैं, तो ये तो जनता फैसला करेगी ना कि बदलाव किसका है कैसे हो, तो समय के चल देगा ना। 5 साल में कितना बदलाव हुआ, क्या क्या बदला है, क्या लगता है? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत काफी बदलाव हुआ है। एकदम देश तरक्की पर, सारी सड़कें एकदम एक नंबर है। आजमगढ़ में सारी सुविधाएं हो गई। भाजपा की सरकार बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि वो ये आजमगढ़ हमारा दूसरा घर है, इटावा के बाद उसे दूसरा घर मानते हैं अपना। तो घर तो अवे करे उनका यहाँ पर आजमगढ़। माननीय मुलायम सिंह यादव बहुत विकास किए आजमगढ़ में। लहर चल रही है, 10 सीट निकलेगी, क्लियर बता रहे हैं। तो क्या इस बार 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं? नहीं भैया, हम लोग भाजपा वाले, हम लोग कतई नहीं देंगे, सब सीधी बात है। लेकिन अखिलेश यादव तो इसे अपना दूसरा घर बताते हैं। अरे क्या बता रहे, गाँव उनका लिए हैं, जाके देखिए गाँव क्या दशा है। जिस गांव गोद लिए माननीय मुलायम सिंह यादव ना, उनके गांव के दशा पूछिए, बताएंगे खुद ही। क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? जहर सी आजमगढ़ की 10 विधानसभा है, 10 में तो 4 तो बीजेपी को लेनी है, ये तो क्लियर है। जो है खाता नहीं खुलेगा। आजमगढ़ विधानसभा में इन लोगों का 10 सीट एकदम जा रही है बीजेपी की। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इनका किसान, साड़, महंगाई, बेरोजगारी, चारों मुद्दा एकदम जोरदार चला है। ये लोग एकदम जमीनी पॉइंट पे एकदम 0 चल रहे हैं बीजेपी का। 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद आजमगढ़ की 10 सीटों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। बीजेपी 1 सीट ही जीत पाई, वही समाजवादी पार्टी ने 5 और 4 सीट बीएसपी के खाते में चली गई। लेकिन इन 5 सालों में बहुत पानी बह गया है। 2017 में बीजेपी को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का सहारा था, जबकि अब की बार जोश डबल इंजन सरकार का है। योगी और मोदी की डबल इंजन सरकार के दावे तो कम से कम यही कह रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता रविकांत राय ने लोगों से समझा कि इस बार चुनावी माहौल क्या है, हवा किस ओर बह रही है। आजमगढ़ में सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि यहां से सांसद अखिलेश यादव हैं। इस वक्त हम त्रिवेणी चाय की दुकान पर हैं। हर रोज़ यहाँ पर जो लोग हैं वो चाय पीने आते हैं और चाय पर सियासी चर्चा भी करते हैं और इसी से पता चलता है कि आजमगढ़ का जो मूड है वो क्या है, आजमगढ़ में जो माहौल है वो कैसा है। ये जानने के लिए हम हमारे साथ जो है युवा हैं उनसे पूछते हैं, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है आपको? इस बार के चुनाव पे मुद्दा है विकास का मुद्दा है। आजमगढ़ में विकास हुआ है? आजमगढ़ में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। हमारे आजमगढ़ में जो शिक्षा पीछे थी उसकी नींव समाजवादी पार्टी की सरकार कितने दिनों रही है, लेकिन यहाँ गढ़ माना जाता है, लेकिन जो है शिक्षा के लिए कुछ नहीं किए समाजवादी लोग, कोई फोकस नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि सपा ने जो भी ईंट रखी है वो सपा की रखी है, तो क्या ईंट से रोजगार मिलता है?
यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। समाजवादी पार्टी के लोग जिन्ना की बात, तो धर्म एक फैक्टर है, धर्म को भी आधार बनाकर वोट डाला जा रहा है या डेवलपमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, डेवलपमेंट एडजस्ट कर रहा है, एकदम पूरे तरीके से कर रहा है। बीजेपी दावे से कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मंजूरी एयरपोर्ट, महाराजा सुहेलदेव के नाम से बन रहा विश्वविद्यालय, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे समेत गरीबों को जोड़ने वाली योजनाओं को लागू कर योगी सरकार ने आजमगढ़ का सियासी मिजाज बदल दिया है। इन्हीं दावों को जब हमने लोगों के सामने रखा तो सुनिए आजमगढ़ की पब्लिक की राय। उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत गढ़ है आजमगढ़। बीजेपी यहां पर लगातार सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है और जिन 3 कामों को आधार बनाकर वो वोट मांग रही है उनमें से एक है आजमगढ़ का ये एयरपोर्ट। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत 21 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है और इस एयरपोर्ट के बन जाने से जो आजमगढ़ के लोग हैं उनको अब बनारस या लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से रीजनल कनेक्टिविटी यानी फ्लाइट्स उनके लिए अवेलेबल रहेंगी। कि आजमगढ़ में विकास में क्या क्या हुआ है? अरे सर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मिल गई हम लोगों को, अब इससे बड़ा क्या चाहिए शिक्षा के मामले में। यहाँ से लखनऊ जाने में 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं, अब क्या चाहिए विकास के मामले में? आपको क्या लगता है माहौल क्या है इस बार का आजमगढ़ का? माहौल इस बार है, पिछली बार जैसे आप सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी और बसपा चुनाव जीती, इस बार नहीं हमें लगता है कि वो लोग परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ही अच्छा परफॉर्म करेगी और हमें लगता है कि 6-7 सीटें हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से देंगे। विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी? इस बार आजमगढ़ की बता दें तो आजमगढ़ में कुछ इजाफा होगा बीजेपी का। रितेश जी, आपको क्या लगता है? आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, लोकसभा के, विधानसभा के, इस बार का विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? अब भाई आजमगढ़ में 1-2 सीट निकल सकती है भाजपा की। विकास के नाम पे आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई विकास नहीं है। जो भी यहाँ पे कार्य हुए हैं सब अखिलेश यादव के नाम हुए हैं। ये आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाई है, ये अखिलेश यादव ही का बनाया हुआ है, पास किया हुआ है। इस पे बस योगी आदित्यनाथ उनके कार्य पे फीता ही काटे हैं और कुछ नहीं किया। आजमगढ़ की 10 सीटों पर चुनाव आमतौर पर जाति और धर्म की दूरबीन से परख कर होते आए हैं। आजमगढ़ में ओबीसी, अल्पसंख्यक और एससी की आबादी बहुतायत में है। दलितों की 25%, मुस्लिम आबादी 16% और यादवों की आबादी 20% है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को ही इस तबके का समर्थन मिलता आया है। साइकिल और हाथी की रफ्तार के पीछे की यही ताकत है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जो खास तौर पर माइनॉरिटी के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं चुनाव के आपके? महंगाई मुद्दा सबसे बड़ा है और आजमगढ़ में कोई विकास नहीं है और हम लोग सपा के हैं, सपा ही को वोट देंगे। आपने कहा कि आजमगढ़ में विकास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के तो सांसद जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो चाहते तो यहाँ पर कुछ विकास करा पाते या नहीं? कैसे करा पाएंगे बेचारे, जब सरकार है ही नहीं है तो कहाँ से कराएंगे? कोई काम हुआ यहाँ सरकार में हुआ है। आजमगढ़ में अब तक पूरे आज़ादी के बाद से 70 सालों में एक पे समाजवादियों का नाम लिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के द्वारा ही काम किया गया आजमगढ़ में। मुसलमान की पार्टी है, ये गलतफहमी है। सबको ले करके किसी भी बिरादरी का हो, सब जुटा हुआ समाजवादी पार्टी। ये भी उठता है चुनाव में कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव जो है असल मुद्दों से भटक जाए, चुनाव को पोलराइज करा दिया जाए, धर्म पर लेकर आ जाए। आप लोग लगता है इस बार के चुनाव में धर्म एक बड़ा फैक्टर है? क्योंकि अखिलेश यादव जिन्ना की बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, तो चुनाव हिंदू मुसलमान पे होगा या रियल मुद्दों पे? नहीं, चुनाव तो आते आते हिंदू मुसलमान ही पे कर देंगे, लेकिन मसला एक चीज़ ये है कि मुसलमानों के जिनको नाम लेके राजनीतिक रोटियां अखिलेश यादव सेक रहे हैं, चाहे योगी जी सेक रहे हैं, मुसलमानों के दर्द को भी समझिए, उनके क्या मसले हैं। मुसलमानों के दर्द को कोई समझने नहीं चाहता, उनके नाम पे जिन्ना मुसलमानों ने तो आज सैकड़ों साल पहले जिन्ना को लात मार दिया था। जिन्ना से मुसलमानों के क्या वास्ता जो अखिलेश यादव हमदर्दी दिखा रहे हैं। हमें अपने रोजगार के मसले, हमारे अपने शिक्षा के मसले, हमें अपने अस्पताल के मसले, इस पर तो अखिलेश यादव नहीं बात कर रहे हैं। आजमगढ़ की पहचान को लेकर राजनीतिक विवाद भी चरम पर रहा है। आजमगढ़ जिले को अंडरवर्ल्ड से जोड़ते हुए फिल्में बन चुकी हैं। 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद से
जिले के कई युवाओं पर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने के आरोप भी लगे। यानी आजमगढ़ की पहचान अंडरवर्ल्ड और टेरर फैक्ट्री जैसे शब्दों से की जाने लगी। अब योगी कहते हैं इन 5 सालों में आजमगढ़ की पहचान बदल गई है, लेकिन शहर के लोग जबरदस्ती थोपे गए इस धब्बे को गलत और बेबुनियाद बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ की जो पुरानी पहचान थी फिर से वापस आ गई है। ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ नामकरण बदल कर पहचान वापस दिलाना चाहते हैं, विकास करके पहचान नहीं दिलाना चाहते। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आजमगढ़ के लिए कि इस तरीके की बातें की जा रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं। बराए मेहरबानी अपने धर्मों की किताब पढ़ें और दूसरों की धर्मों की किताब पढ़ें, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होगा और उससे नॉलेज मिलेगी कि मुसलमान कोई आतंकवाद नहीं है, किसी से नहीं जुड़ता, वो हमारी जमीन है, हम यहाँ से हमारे बाबा दादा बात यहाँ मर गए, जमीन में दफन हो गए, उससे ज्यादा क्या चाहिए? और कोई सबूत चाहिए तो बताइए, उससे भी तगड़ा तगड़ा सबूत हमारे पास है। आजमगढ़ की जो पहचान थी, जिस तरीके से पूरे देश में आजमगढ़ के युवाओं को एक संदेह की नजरों से देखा जाता था, लेकिन अब वो चीजें बदल रही हैं। क्या उस दौर को मलाल देखते हैं? देखिए, मलाल गलती ही नहीं करता। जब हमने कोई गलती ही नहीं की है, हमारी जो पहचान है बनी, तो हमें अफसोस क्यों हो? कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए इसकी पहचान को गलत करना चाह रहे हैं, धूमिल करना चाह रहे हैं, तो उनकी अपनी सोच है। फिलहाल हकीकत जो सबके सामने है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने होश संभाला है, बटला हाउस के जो कांड हुए हैं उसमें 2008 से लेकर 2021 तक हम हर साल 19 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। ये बताना चाहते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, आप सीबीआई जांच करिए, क्लियर करिए, ये हम पे एक कलंक लगा हुआ है, इसको मिटाइए। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जो है, अगर हम मुजरिम हैं, अगर हम मुजरिम करार पाए जाते हैं, हमें सूली पे चढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर हम पे इल्जाम लगाया गया है, अगर हम मुजरिम नहीं हैं, तो हमें बरी किया जाए। जाहिर है आजमगढ़ के लोग इस पहचान को धोना चाहते हैं और आजमगढ़ की पुरानी पहचान रहे राहुल सांस्कृतायन, हरिओद उपाध्याय, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अल्लामा शिबली नोमानी, कैफी आजमी, शबाना आजमी के नाम के साथ शहर को नई पहचान देने की कोशिश में है। शहर का बड़ा तबका ये भी मानता है कि योगी के शासनकाल में आजमगढ़ में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है, जो अब दिखने भी लगा है। सर, आजमगढ़ की असली पहचान क्या है? योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो पहचान थी फिर से वापस आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वापस आई है और नौजवान जो है गुमराही के रास्ते पे भटक जा रहे थे। अब जो है, जब से योगी जी की सरकार बनी है, तब से क्या नाम है, नौजवान पढ़ाई लिखाई और अच्छे माहौल, अपराध पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है और सरकार काफ़ी अपराध को लेके गंभीर है। उससे हम लोग मतलब बहुत प्रभावित हैं इस सरकार से। पहचान जहां हम आप खड़े हैं, एक तो वही पहचान है। क्या है बताइए इसके बारे में। अरे, अल्लामा शिबली नोमानी को वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं, एक पहचान की जगह तो यही है। राहुल सांस्कृतायन हैं और भी बहुत से लिटरेरी आदमी यहाँ गुजरे हैं, पढ़ने लिखने वाले गुजरे हैं। तो आजमगढ़ की पहचान तो यही थी। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ जिसकी वजह से लोगों ने बदनाम किया आजमगढ़ को। अदरवाइज आजमगढ़ आप इतिहास उठा के देख लें, यहाँ का स्वतंत्रता संग्राम से लेके आज तक हर फील्ड में आपको यहाँ के आदमी मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स, जिसमें भी जाएंगे आपको आजमगढ़ के लोग मिलेंगे। अभी क्या हालात है आजमगढ़ की अगर बात करें तो? अभी हालात बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? इसका क्रेडिट यहाँ की गवर्नमेंट को देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। जी हाँ, जिसने कम से कम क्राइम पे कंट्रोल जो किया है वो बहुत बड़ा है, नहीं तो आए दिन यहाँ तमाशा होता था। यानी आजमगढ़ अपनी पुरानी पहचान को वापस पाने की लड़ाई लड़ रहा है और बीजेपी को लेकर आजमगढ़ के लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का मन बनाकर बड़ा चुनावी दांव चला है और इसका असर भी होना तय है। इसका आजमगढ़ की 10 सीटों पर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की 102 सीटों पर असर पड़ेगा। आजमगढ़ से रविकांत राय और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।